हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह और एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, नेटवर्क की वजह से वो लाइव स्ट्रीमिंग हो नहीं पाई, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो ही डाल देता हूं। तो पार्ट नंबर 3 पर हम लोग पहुंच चुके थे और साथ में आपको बताना चाहता हूं जो 1000 MCQ वाली सीरीज है ना, उसके ऊपर भी नई नई वीडियो मैं लेके आने वाला हूं और जुड़े रहें। और इसी तरीके आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो पेपर 1 है और पेपर 2 है इसके ऊपर मैंने पेड क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। जिस भी बच्चे ने ज्वाइन करनी है, बहुत सारे लोगों ने पेड क्लासेस पहले ही ज्वाइन कर ली हैं। 15 जो मई है हमारा, तब से हमारा चल रहा है पेपर 1 और पेपर 2 भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो जिन जिन बच्चों ने लेना है, जिन जिन बच्चों ने क्लासेस ज्वाइन करनी है, ये मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज या टेलीग्राम कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है जिसके अंदर दो सेट दिए गए हैं, जिसके अंदर लेवल ऑफ टीचिंग का पहला सेट है और साथ में लेवल ऑफ टीचिंग की फंक्शनिंग की बात की जाती है। तो यहां पर चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कि ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होता है, एक मेमोरी, अंडरस्टैंड और रिफ्लेक्टिव, ये 3 लेवल होते हैं। ये तो सबको पता होगा कि टीचिंग के लेवल होते हैं। तो यहां से हमारा क्वेश्चन है बहुत ही आराम से सॉल्व हो सकता है अगर किसी को ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल का नहीं पता होता। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है वो इस वीडियो को पॉज करके यहां पर अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर सकता है। और यहां पर मैं आपको यही क्वेश्चन समझाने वाला हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास मेमोरी लेवल की बात करते हैं। मेमोरी लेवल क्या होता है, जहां पर रूट लर्निंग की बात की जाती है। रूट लर्निंग क्या होता है, बार बार चीजों को रिकॉल किया जाता है, किसी भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन को बार बार रूट लर्निंग किया जाता है, उनको बार बार अपने दिमाग के अंदर लेके आया जाता है, उसको रूट लर्निंग बोला जाता है। नंबर 2 पर बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की। जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंच जाते हैं तो दो या दो से ज्यादा चीजों का हम लोग क्या करना चाहते हैं, आपस का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशन को पता करना चाहते हैं कि कोई भी फैक्ट किस तरीके से काम करता है, वो किस तरीके से इफेक्टेड होता है। वो सारी बातें अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या की जाती हैं, करी जाती हैं। डी नंबर पर बात करते हैं, हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने राइज हो गई है या हम लोग क्या करने वाले हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैंने आप सबको पहले ही बताया था, पिछली अगर एमसीक्यू की आप लोगों ने क्लासेस देखी हैं तो उसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया था कि जो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, इसके अंदर डबल लूप लर्निंग का यूज किया जाता है। मतलब प्रॉब्लम कैसे अराइज हो रही है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, दोनों बातों को जब लेकर चला जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको रिफ्लेक्टिव लेवल बोला जाता है। तो यहां पर हमारा डी का आंसर है वो 1 हो जाएगा, सी का आंसर है जो 4th नंबर वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और जो बी का आंसर है वो 3 नंबर वाला हो जाएगा। और ए हमारा बच चुका है, यहां से हम लोगों ने 3 कोड को क्रैक कर चुके हैं। ए वाला हमारा जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा ऑटोनोमस में। जब हम किसकी बात करते हैं, इफेक्ट और फीलिंग्स की बात करते हैं, उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि ऑटोनोमस लेवल, डेवलपमेंट लेवल पर बात करते हैं कि जो हम लोग हमारी फीलिंग्स, हमारी वैल्यूज के बारे में जब बात की जाती है कि हम लोग ऑटोनोमस हैं, हम लोग आजाद हैं, अपनी मर्जी से सोच समझकर किसी भी चीज के इफेक्ट का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि डैश इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट, और क्या करते हो, बेसिक रिलेशनशिप इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। वैरायटी ऑफ सिचुएशन की बात की जा रही है। जब एब्स्ट्रैक्शन की बात की जाती है या एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाती है, वो क्या होता है,
आपको पता है आप किसी भी चीज को जब ऑब्जेक्टिव रूप में देखते हो, देखो भाई मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी इस वीडियो को देखोगे आप लोग तो इसको पॉज कर करके आप लोग क्या करना, देखना और अपने जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, ताकि आपको पता लगे कि आप इस क्वेश्चन के बारे में कैसा सोचते हो, या जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप उन क्वेश्चन के बारे में कैसा सोचते हो और क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकलता है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब्स्ट्रैक्शन की। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जब आप लोग किसी चीज को ऑब्जेक्टिव रूप में देखते हो, जैसे आपको पता है जब छोटे होते थे तो आपको जो अब्स्ट्रैक्ट बॉक्स देखा होगा आपने, जिसके अंदर ऐसे डंडी होती हैं, ठीक है, उसके अंदर एक मोती डाला जाता है, फिर दो मोती डाला जाता है। आपको कोई भी चीज सिखाने के लिए जो क्या होते हैं, हमारे पहले आंगनवाड़ी केंद्र होते थे, या जहां पर छोटे बच्चे जाकर गेम प्ले करते थे, या छोटे छोटे ऐसे हमारे गांव के अंदर तो बने होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र बोला जाता है उनको, वहां पर जाकर बच्चों के पास ऐसी चीजें मिलती हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ताकि उनको कुछ ना कुछ सिखाया जा सके। लेकिन यहां पर वैरायटी ऑफ स्पेसिफिकेशन की बात की जा रही है, जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में, स्पेसिफिक सिचुएशनों के बारे में सोचते हैं, तो वो बात है। अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, यहां पर एक ही चीज के बारे में बताया जाता है। जैसे हम लोग समझते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है तो हमें एप्पल दिखा दिया जाता है, तो इसका दूसरा रूप क्या होता है, कंक्रीट होता है। जब हम लोग ऑब्जेक्टिव चीजों को, टेंजिबल चीजों को इनटेंजिबल वे से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, या ये अब्स्ट्रैक्ट के बाद कंक्रीट आता है, जो हमारा क्या होता है, एडवांस लेवल होता है। उसके बाद बात करते हैं जनरलाइजेशन की। जनरलाइजेशन की बात करते हैं, जो क्या होता है, जैसे पहले कोई भी चीज क्या होती है, इंडिविजुअली होती है, कोई भी चीज इंडिविजुअली होती है, सबको पता होगा। पहले जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी क्या होती हैं, इंडिविजुअली होती हैं। उसके बाद ही क्या किया जाता है, उनको जनरलाइज किया जाता है। मतलब पहले कोई भी चीज स्पेसिफिक थी, उस सिचुएशन के बारे में वैरायटी ऑफ थिंग्स करने के बाद हमें पता लग गया कि भाई ये चीज ऐसे है। जैसे हमारे सामने न्यूटन है ना, जो वो बंदे का एग्जाम्पल है, उसने क्या बोला था कि कोई भी चीज नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। तो यहां पर क्या था, ग्रेविटी का जो हमारा थ्योरी इन लोगों ने दिया था, न्यूटन ने दी थी ग्रेविटी की थ्योरी। क्यों दी थी, क्योंकि इस पर्सन ने वैरायटी ऑफ सिचुएशन के ऊपर, स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर रिसर्च किया था। तो इसको पता लग गया कि जो हमारी ग्रेविटी है, उसके कारण, ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती। जो हमारी अर्थ है उसके अंदर ग्रेविटी है, उस वजह से जो सारी चीजें हैं वो नीचे आती हैं, इसलिए ऊपर नहीं जाती। अगर आप स्पेस पे चले जाओगे, वहां पर आप उड़ने लग जाओगे, मतलब वहां पर ग्रेविटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से उसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। यार प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कहीं पर भी की जा सकती है, किसी भी सिचुएशन के अंदर की जा सकती है। रीजनिंग की बात करते हैं, आप किसी भी चीज को अच्छे से सोच विचार कर सकते हो, लेकिन यहां पर रीजनिंग के अंदर हम लोग कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए नहीं लेते, किसी भी चीज के लिए रीजनिंग ले जाते हैं। यहां पर जो राइट आंसर है वो हमारा जनरलाइजेशन होगा, कि जब हम वैरायटी ऑफ चीजों को सोचते समझते हैं और उसको एक स्पेसिफिक सिचुएशन में इंप्रूव कर देते हैं, या ऐसा कर देते हैं कि कोई भी एक चीज थी जो इंडिविजुअली पता थी, जैसे न्यूटन को ग्रेविटी का पहले धीरे धीरे पता लगा और इस बंदे ने उसके ऊपर थ्योरी बनाकर इसको जनरलाइज कर दिया। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जनरलाइजेशन बोला जाता है। नंबर 3 पर बात करते हैं, यहां पर भी मैचिंग करना है आपने राइट वे से कि कौन सी क्या चीज हो सकती है। तो यहां पर कंडीशनिंग की बात की है, जो मैंने आज ही आप लोगों को करवाई थी, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, और जो पेड वाली क्लासेज वाले स्टूडेंट है उनको तो मैंने आज ही ये कंसेप्ट समझाया था। कंडीशनिंग की बात करते हैं, या इंडोक्ट्रिनेशन की, या इंस्ट्रक्शन की, या फिर बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो यहां पर जब बात करते हैं किस चीज की, कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग क्या होता है, हमारी स्किल को इंप्रूव करने के लिए, हमारी लर्निंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर हमें कंडीशनिंग की जाती है, या एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर रखा जाता है, ताकि हमारी जो लर्निंग स्किल है उसको ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। इंडोक्ट्रिनेशन एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल जब मैंने
क्लास ली थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, आपको 2-3 बताए थे कि जैसे लोग बोलते हैं कि नाइट के टाइम में आपको नेल्स नहीं काटने चाहिए, या जो बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो हम लोगों को घर आ जाना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है, ये है वो है। वो सारा बिलीफ सिस्टम है हमारे कल्चर के अंदर, या हमारे कल्चर की फॉर्मेशन करने के लिए इंडोक्ट्रिनेशन का यूज किया जाता है। इंस्ट्रक्शन की जब बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन के अंदर होता है किसी भी चीज की नॉलेज हमारे तक पहुंचाना, हमें एक्वाजिशन करना, किसी भी नॉलेज को एक्वाजिशन करना, मतलब नॉलेज को प्राप्त करना। इन इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? कोई भी डिटेल एक होती है, किसी भी चीज के बारे में एक डिटेल होती है, उस चीज को जब हम प्राप्त करते हैं वो क्या होती है? एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज होती है। ट्रेनिंग, लास्ट में हमारा आंसर बच गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या करती है? हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, शेप देती है, किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए हमें स्किल प्रोवाइड करती है, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। तो यहां पर क्या हुआ? ये ए ऑप्शन था। ए का जो आंसर है कंडीशनिंग वाला था वो कौन सा था? बी नंबर आंसर। ए का जो सेकंड नंबर आंसर 2 जगह पर है, और जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसका ए आंसर है। तो मतलब हमारा पहले नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी का आंसर है जो ट्रेनिंग है उसका आंसर नंबर 3 है। तो ए क्वेश्चन सॉरी ए आंसर इज राइट। तो ए आंसर यहां पर राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की यहां पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ यू वांट टू इंप्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू रिकमेंड? कौन सी ऐसी चीज को आप लोगों के सामने रखना चाहोगे, लोगों को सुझाव दोगे, जो आपके बच्चों की या हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एबिलिटी ऑफ या ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव करता है? यहां पर क्या चीज की बात की गई है? एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन। जो एबिलिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा उस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारी एक स्पेसिफिक या ऑब्जर्वेशन, एक स्पेसिफिक चीज होगी, इसको इंप्रूव करेगा, इसकी एबिलिटी को? तो जनरेटिंग द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। भाई इंटरेस्ट तो भाई किसी भी बच्चे का अलग अलग होता है हर सब्जेक्ट में, तो हम वहां पर फोर्सफुली किसी भी बच्चे को जनरेट नहीं कर सकते उसका इंटरेस्ट किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। अगर उसको ऑब्जर्वेशन करने की मतलब अच्छा नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन करना, तो वहां पर वो बच्चा क्यों ऑब्जर्वेशन करने के अंदर इंटरेस्ट लेगा? तो ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा है डेवलपिंग ए फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंस। भाई यहां पर क्या किया जाता है? एक अपने एक्सपीरियंस के साथ क्या किया जाता है? कोई भी सिस्टम का फ्रेमवर्क बना दिया जाता है। क्या पता वो ऑब्जर्वेशन का बनाया जा रहा है या किसी और एबिलिटी का बनाया जा रहा है। तो कोई भी डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए कोई भी रूपरेखा को नहीं बनाया जा सकता। जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा बंदे को तब आता है जब बंदा अपनी लाइफ के अंदर उन चीजों को करता है। तो ऑब्जर्वेशन करनी तब आएगी जब बंदा अपनी लाइफ में खुद किसी काम को करेगा। तो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद शार्पनेस, शार्पिंग की बात की जाती है कि जो हमारी सेंसेज है उनको शार्प कर लिया जाए। अरे भाई बंदे बहुत सारे चलाक चलाक होते हैं जिनके साथ धोखाधड़ी भी हो जाता है। तो हम लोग अपनी सेंसेज को इंप्रूवमेंट करके किसी भी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। हम लोग ये सजेशन तो कभी किसी को नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आंखों से सही दिख रहा होता है। ठीक है, जो बच्चे क्या करते हैं आंखों से अच्छे देख लेते हैं, ना उनको कानों से सुन रहा है कुछ, ठीक है, आंखों से देख रहे हैं पर उनका मुंह भी काम कर रहा है पर उनका दिमाग नहीं काम कर रहा। तो मतलब सेंसेस काम कर रही हैं पर दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो कैसे ऑब्जर्वेशन कर लेगा? तो सेंसेस वाला तो तेज करना या कम करना तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। उसके बाद आती है ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। जो हमारी फैकल्टीज होती है, मेंटल फैकल्टीज हैं, उनको ज्यादा इंप्रूव करना। या हम लोग क्या करते हैं किसी चीज के लिए ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई सामने वाला अगर ऐसा काम करता है ना तो समझ लेना इस बंदे ने पक्का चोरी की है। मतलब अगर सामने वाला ऐसा रिएक्शन करेगा तो ऐसा समझ लेना कि ये बंदे ने ये काम किया ही किया है।
तो जो हमारी ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टी है वो आंसर हमारा यहां पर डी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को एबिलिटी टू ऑब्जर्वेशन है उसको इंक्रीज करना है तो समझ लो कि आपको ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टी का जरूरत पड़ेगा। नंबर 4 पर जो क्या होता है, नंबर 4 का आंसर ही दिया गया है जो हम लोगों ने यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, जो पीछे वाला क्वेश्चन। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि कौन सा ऐसा बंदा था हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिस बंदे ने मल्टीपल इंटेलिजेंसी पर थ्योरी दी है। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर साथ में आपका ए बी सी जो भी आंसर होगा आप डाल देना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन सा बच्चा कितना कहां तक स्टैंड करता है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर देना। तो यहां पर पैगट की बात की जाती है, जिस बंदे ने कौन सी थ्योरी दी थी ये भी आप लोगों ने सर्च करना है। चार्ली कौन था, ठीक है, चार्लेस स्पेयरमैन कौन था, बाइनेट कौन था, इनके लिए आप लोगों को सर्च करना है। हॉवर्ड गार्डनर था जो हमारा, इस बंदे ने हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंसी की थ्योरी डेवलप की थी। तो आप लोग बाकी के जो राइटर हैं इनके बारे में, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं मेरी पहले की एमसीक्यू वाली वीडियो में। तो जो पैगट था इस बंदे ने क्या दिया था, उसी तरीके से जो चार्ली स्पेयरमैन है वो कौन था, बाइनेट कौन था। तो आपका भी काम है कि आप भी 10 से 15 मिनट गूगलिंग किया करो ताकि आपका ज्यादा बेनिफिट हो। उसके बाद क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कोग्निशन एंड सब कोग्निशन कंसेप्ट है जो किसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया था या किसके द्वारा डेवलप्ड है। तो यहां पर आप लोग फिर से पॉज करके आप लोग यहां पर अपना क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। सबसे पहली बात है सिगमुंड फ्रूड की बात की जाती है कि सिगमुंड जो फ्रूड था वो बंदा था एक। उसके बाद जॉन लोट की बात की जाती है, जॉन लोट कौन था। उसके बाद सागू बी की बात की जाती है। उसके बाद स्टोमर की बात की जाती है कि स्टोमर कौन था। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसका राइट आंसर है कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के ऊपर जो भी थ्योरी वगैरह थी, जो कंसेप्ट था, वो सिगमुंड फ्रूड के द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। तो यहां पर ए आंसर इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बात की गई है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारी टीचिंग का। देखो मेन ऑब्जेक्टिव हमारी टीचिंग का क्या होता है उसके बारे में बात की जाती है। टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नॉलेज बच्चों तक पहुंचानी। उसके बाद बात करते हैं बी पर, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर थिंकिंग की पावर को क्या करना है, यहां पर इंप्रूव करना है। टू फ्यूज नोट्स टू स्टूडेंट, यहां पर फ्यूज की बात की जाती है कि जो स्टूडेंट है उनको नोट्स किस तरीके से देने हैं। या यहां पर हम बात करते हैं किस चीज की बात करते हैं, टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द हायर एग्जाम, हायर एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार करना। क्या वो सब चीजें यहां पर इंक्लूड, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड करते हैं। फ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को नहीं पता होगा तो सर्च कर लेना। इसका मतलब होता है बच्चों को हुक्म मारना, मतलब बच्चों के ऊपर ऑर्डर मारना कि भाई नोट्स बना यहां पर बैठकर। तो ये बात बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट की नॉलेज देनी भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है तो हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, हमारे सब्जेक्ट में पेपर 1 में ये है, पेपर 2 में ये है, वो बात भी बिल्कुल सही नहीं है। आप सबको पता ही आपके पास सिलेबस होगा। नंबर डी पर बात करते हैं कि बच्चों को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाना है, नहीं बिल्कुल नहीं। बच्चों को डेवलप करना है, उनकी थिंकिंग को डेवलप करना है, उनकी पावर को डेवलप करना है कि बच्चे खुद से हर चीज को सोच समझकर काम करें और अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से लेके जाएं आगे तक। जो चीज उनको नहीं आती वो अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी करके आगे तक जाएं। तो मैं तो यहां पर जो आंसर है बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर बात करते हैं
यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस टीचिंग ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर या सेल्फहुड ऑफ टीचर या पर्सनैलिटी ऑफ टीचर या सब्जेक्ट साइडनेस ऑफ द टीचर, कि हमारी कितनी साइडनेस है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पर आप लोग पॉज करके यहां पर अपना क्वेश्चन है जो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। भाई टीचर कितना पढ़ा लिखा है उस बात से क्या लेना टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन तो बहुत हायर होती है पर उनको पढ़ाना तक नहीं आता, उनको कंटेंट डिलीवरी नहीं आती। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेल्फहुड की बात की जाती है, यार एक टीचर अपने आप के लिए बता रहा है क्लास में आके मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, पर उसको सब्जेक्ट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पर्सनैलिटी की बात की जाती है, यार पर्सनैलिटी बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि कैसी इफेक्टिवनेस टीचिंग हो सकती है। पर्सनैलिटी के अंदर बहुत कुछ आता है, बंदे का बिहेवियर आता है। क्या पता एक ऐसा टीचर हो जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बहुत ही खड़ूस टाइप का टीचर है, पर वो टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत अच्छा है, सारा दिन वो किसी ना किसी बात को लेकर लगा रहता है, बोलता रहता है, पर उसकी पर्सनैलिटी या उसका एटीट्यूड या उसकी परसेप्शन गलत हो सकती है, वे ऑफ टीचिंग है वो इसके अंदर नहीं आता, या जो इफेक्टिवनेस है टीचिंग की यहां से पता नहीं चलती। इफेक्टिवनेस कब पता चलती है, जब एक टीचर किसी भी अपने सब्जेक्ट के लिए इंसाइटली सोचता हो, ठीक है, इंसाइटली, या उसको किसी सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज हो और वो अपने बच्चों को धीरे धीरे उस नॉलेज को क्या करता हो, शेयर करता हो और बच्चों को कैपेबल बनाता हो, ताकि बच्चे भी आने वाले टाइम में अच्छे टीचर बन जाएं। तो डी आंसर इज द राइट आंसर है। हम लोगों ने यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग सिर्फ उसी ऑप्शन को चूज करना होता है जो ज्यादा बेस्ट हमें लगता है, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर था। जब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो एक टीचर के लिए मोस्ट प्रीशियस आइटम हिज एंड हर भी लगा लो, कि मैम और सर इनके लिए कौन सी कीमती चीज होती है। तो सबसे पहले जॉब की बात करते हैं, पेमेंट की बात करते हैं, प्राइड की बात करते हैं, स्टूडेंट क्रेडेंस की बात करते हैं। क्रेडेंस क्या होता है आपको लास्ट में बताता हूं, आप एक बार इस चीज का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर देना वीडियो को पॉज करके। तो जॉब की बात करते हैं, भाई बहुत सारे टीचर हैं जिनके पास जॉब नहीं होती, तो सब कुछ जॉब थोड़ी होता है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजेस भी होती हैं जो एक टीचर के लिए कीमती होती हैं। बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं जो जॉब करना ही नहीं चाहते, वो फ्री में भी पढ़ाते हैं, बिना पेमेंट के पढ़ाते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म थे ना, उन्होंने तो अपनी फी इंक्रीज करती, और बहुत से ऐसे अच्छे टीचर हैं जिन लोगों ने बिना फीस के या नॉमिनल फीस के ऊपर पढ़ाने का जो अपना डिसीजन लिया है। प्राइड का मतलब क्या होता है, प्राइड मतलब घमंड की बात की जाती है, कि बहुत सारे टीचरों को घमंड होता है कि मेरे से अच्छा कोई मैथ नहीं पढ़ा सकता, या मेरे से अच्छा कोई यूजीसी नेट की प्रिपरेशन नहीं करवा सकता। तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं यहां पर, तो आप समझ जाना इस बात को कि मैंने सिर्फ प्राइड का मतलब बताने की कोशिश की है, कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको घमंड होता है किसी सब्जेक्ट की नॉलेज को लेकर, तो ऐसा प्रीशियस चीज तो नहीं होती वो तो एक घमंड होता है। स्टूडेंट क्राइडनेस की बात की जाती है। स्टूडेंट क्राइडनेस किसको बोला जाता है, जब हम लोग बात करते हैं फेथ की या बात करते हैं ट्रस्ट की, तो एक ट्रस्ट ही सबसे प्रीशियस चीज होती है। यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जब भी आंसर करते हैं ना, तो हमें राइट आंसर इस तरीके से चूज करना होता है जो सबसे बेस्ट चीज को बताता हो, मतलब ऐसा आंसर चूज करें जो सबसे बेस्ट वाला हो। तो यहां पर स्टूडेंट क्राइडनेस था, जिसको हम लोगों ने बोलना है स्टूडेंट का फेथ हो सकता है या स्टूडेंट का ट्रस्ट हो सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं डायनेमिक अप्रोच टू बी टीचिंग मींस, टीचिंग की डायनेमिक अप्रोच का क्या मतलब होता है। यहां पर बात करते हैं यूज द टीचिंग एड्स का यूज करना, साथ में इंपार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट को इंपार्ट सब्जेक्ट नॉलेज देना। देखो भाई, जब बड़े पार्ट की बात करते हैं, पार्ट में से जब छोटा रूप इसका निकाल लेते हैं, ये पूरा बड़ा है, इसमें से छोटा सा ये निकाल लिया हम लोगों ने, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इंपार्ट मतलब थोड़ी मिनिमम नॉलेज देना बच्चे को, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बच्चों को
डायनेमिक अप्रोच का यूज करके यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कम नॉलेज देंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल गलत है, ए ऑप्शन बाद में देखेंगे। सी ऑप्शन की बात करते हैं, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर लर्न थ्रू द एक्टिविटी। बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्टिविटी को क्या करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू लर्न करना चाहते हैं। सबसे बेस्ट वे होता है डायनेमिक अप्रोच का। उसके बाद एनर्जेटिक होना चाहिए टीचर को या डायनेमिक होना चाहिए। भाई टीचर डायनेमिक होकर क्या करेगा, या टीचर अपनी शक्ति को दिखाकर क्या करेगा, अगर बच्चा ही नहीं वहां पर सीख रहा, टीचर अपने वे से डायनेमिक कर रहा है, मतलब गतिशील हो रहा है अपने ओर से, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है टीचर क्या कर रहा है। तो ये भी जो डी आंसर है गलत हो सकता है, और ए आंसर भी यहां पर गलत है। सी आंसर इज द राइट आंसर की स्टूडेंट जब क्या करते हैं, थ्रू द एक्टिविटी कोई भी चीज को सीखते हैं, उसको ही क्या बोला जाता है, डायनेमिक अप्रोच उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगा। विच इज द नोट नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड अचीवमेंट टेस्ट। रिलायबिलिटी हो सकती है, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्यूटी या वैलिडिटी। कौन सी चीज है जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट का नेचर इनमें से नहीं है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर इसको कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।